Hello, all. How are you all? So, today I'm here with a new topic that is teaching strategies. What do you understand by strategies? Strategy, we can say that strategies are methods or planning how we teach a student in a easy manner so that he or she or they can understand better and retain better retain in a better way. So टीचिंग स्ट्रेटजीज है क्या? तो अब इसको मैं थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में रीड कर देती हूँ. टीचिंग स्ट्रेटजीज आर मेथड्स एंड techniques that a teacher will use to support their pupils or students. The learning process, a teacher will choose the learning strategy most suitable to the topic being studied, the level of expertise of the learner, and the stage in their learning journey. मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं, जो विधियां हैं, शिक्षण विधियां. मैंने पहले ही बताया था आपको. मेथड्स हैं, टेक्निक्स तकनीक हैं, दैट अ टीचर विल यूज टू टीच टू सपोर्ट देयर प्यूपिल्स. अपने बच्चों को, अपने प्यूपिल को, अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. और स्टूडेंट्स, द लर्निंग प्रोसेस, अ टीचर विल चूज, जो भी वो लर्निंग प्रोसेस या लर्निंग मेथड टीचर चूज़ करता है, पसंद करता है, द लर्निंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट सुटेबल. उसको हमको ऐसी मेथड चूज़ करनी है, ऐसी स्ट्रेटजी चूज़ करनी है जो कि बच्चों को चूज़ करने में, लर्निंग करने में आसानी हो. लिखा है ना, लर्निंग स्ट्रेटजी. चूज द लर्निंग स्ट्रेटजी मोस्ट सुटेबल टू द टॉपिक बीइंग स्टडी. जो भी हम पढ़ाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग वो सुटेबल होनी चाहिए, और वो बच्चों के द लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज ऑफ द लर्नर, जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसके एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. एंड द स्टेजेस इन देयर लर्निंग जर्नी, और जो भी उनकी जो अधिगम की जो यात्रा है, उस यात्रा में जिस भी स्टेजेस से वो गुजरता है. पहले तो पठार आता है. पठार तो बाद में आएगा, सबसे बाद में आएगा पठार. प्लेटू बोलते हैं, टीचिंग प्लेटू. तो यही है कि हमको उनके अकॉर्डिंग चूज़ करनी है, उनके एक्सपर्टाइज, क्योंकि वो ऑलरेडी प्याजे ने कहा है बच्चों को के बारे में कि वो लिटिल साइंटिस्ट्स होते हैं. तो हमको उनकी एक्सपर्टाइज को पहले एनालाइज करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी चूज़ करनी है. अब यहाँ पे टीचिंग स्ट्रेटजीज मैंने अभी ली है, या यूँ कहूँ कि 8 टेक्निक्स या मेथड्स ली हैं. उसमें सबसे पहली है टास्क एनालिसिस, दूसरी है को एक्टिविटी, तीसरी है प्री टीचिंग, चौथी है डायरेक्शन गिविंग, पांचवी है जनरलाइजेशन, छठी है सेल्फ वर्बलाइजेशन, सातवीं है फीचर एनहेंसमेंट, और आठवीं है काइनेस्थेटिक, यूज़ ऑफ काइनेस्थेटिक मूवमेंट. ठीक है, तो अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं. सबसे पहली थी टास्क एनालिसिस. मतलब ये मीनिंग से ही समझ में आना, जो हमारा वर्क है उसका एनालिसिस, उसका विश्लेषण करना. जो हमें काम दिया गया है उसका विश्लेषण करना, मतलब उसको डिवाइड करना, काम को डिवाइड करना छोटे छोटे हिस्सों में. तो ये हो गया टास्क एनालिसिस. इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ ट्रेनिंग सीक्वेंस बाय ब्रेकिंग डाउन अ
टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स। जो हमने काम दिया है बच्चों को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम डिवाइड कर देंगे बहुत स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में, दैट अ चाइल्ड कैन मास्टर मोर इजीली, कि वो एक एक स्टेप बहुत अच्छे से मास्टरी हासिल कर सके और फिर आगे बढ़े। टास्क, स्किल्स, असाइनमेंट्स और जॉब्स, द क्लासरूम बिकम मैनेजेबल फॉर ऑल चिल्ड्रन। उनको ऐसे डिवाइड करना है कि वो सभी चिल्ड्रन के लिए मैनेजेबल रहें, विच अलाउज देम टू पार्टिसिपेट फुल्ली। और यदि मैनेजेबल रहेंगे तो बच्चे खुश होकर पार्टिसिपेट कर सकेंगे इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, दोनों में, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में। अब को एक्टिविटी ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि साथ साथ में एक्टिविटीज़ करवानी है। को एक्टिविटी सिर्फ पढ़ाई नहीं करानी है, दूसरी एक्टिविटीज़ भी करानी है। तो आर एक्टिविटीज़ दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द क्लासरूम, ये क्लासरूम के आउटसाइड होंगी, को एक्टिविटी नाम ही है। बट रीइंफोर्स और सप्लीमेंट क्लासरूम करिकुलम, लेकिन क्लासरूम करिकुलम से जुड़ी हुई होंगी, ऐसा नहीं है कि अलग होंगी। इन सम वे दे आर अनग्रेडेड, और उनके ऊपर उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड डू नॉट ऑफर एनी फॉर्म ऑफ एकेडमिक क्रेडिट, और कोई भी एकेडमिक क्रेडिट जैसे जिस बाद में नंबर मिल रहे हैं, रिटर्न में नंबर मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बट दे प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्री लर्निंग ऑफ सेम फॉर्म, लेकिन वो एक पूरक अधिगम होगा, उसी जैसा होगा। तो फिर तीसरा आता है प्री टीचिंग मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि टीचिंग स्टार्ट होने से पहले हमको कुछ वार्म अप एक्टिविटीज़ करानी है बच्चों को। ये मेनली लैंग्वेज के लिए होती है। प्री टीचिंग एक्टिविटी जो है, ये मेथड मेनली, ये स्ट्रेटजी मेनली लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए होती है। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, तो इनके लिए इज़ द टीचिंग ऑफ द लैंग्वेज लर्नर्स नीड बिफोर एन एक्टिविटी। द लर्नर्स आर गोइंग टू हियर, वो क्या करना है इसमें बच्चों को, कि क्या एक्टिविटी है कि वो सुनेंगे कोई भी एक पैराग्राफ या एक स्पीच, अ शॉर्ट डिस्कशन ऑन एनी बर्निंग इशू, कोई भी जो करंट अफेयर्स का इशू जो चल रहा होगा उसको वो सुनेंगे, डिस्कशन सुनेंगे। बिफोर लिसनिंग दे मैच कीवर्ड्स टू डेफिनेशंस, और सुनने से पहले उसमें जो वर्ड्स आए होंगे उन वर्ड्स को वो डेफिनेशन से कनेक्ट कर लेंगे, तो उनके लिए लर्निंग ईजी हो जाएगी। फिर है सेल्फ वर्बलाइजेशन, ये भी मीनिंग से ही समझ में आ रहा है कि खुद से बातें करना। बच्चे बहुत ज़्यादा खुद से बातें करते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे प्राइवेट स्पीच बहुत करते हैं, उन्होंने प्राइवेट स्पीच नाम दिया था, और प्याजे ने ईगो सेंट्रिक स्पीच कहा था उसी चीज़ को। तो बच्चे प्राइवेट स्पीच करके बहुत अपने आप ही मोटिवेट होते हैं, और कुछ बड़े लोग भी प्राइवेट स्पीच करते हैं, मतलब सेल्फ टॉकिंग होती है उनकी। सेल्फ वर्बलाइजेशन कैन हेल्प चिल्ड्रन मेंटेन मेंटेन अ पॉजिटिव टास्क आउटलुक। सेल्फ वर्बलाइजेशन से क्या होता है, हमें पॉजिटिविटी आती है। एंड कोप विद डिफ़िकल्टीज़, और वो जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती है टास्क करते हुए, उनको वो सेल्फ टॉक करके आसानी से दूर कर सकते हैं। बिकॉज वर्बलाइजेशन में इम्प्रूव कोडिंग स्टोरेज, क्योंकि वर्बलाइजेशन से क्या होता है, कोडिंग स्टोरेज जो होता है हमारा कम्युनिकेशन में
कम्युनिकेशन प्रोसेस में एनकोडिंग, डिकोडिंग, रिटेंशन, ये सारी प्रोसेस स्टेजेस होती है ना, तो वही कोडिंग जो स्टोरेज होता है एंड रिटेंशन ऑफ मटेरियल्स एंड देयर बाय फैसिलिटेट, वो बहुत ज़्यादा होता है। और रिटेंशन ऑफ मटेरियल भी ज़्यादा होता है कि हम ज़्यादा याद रख सकते हैं खुद से बात करके। एंड देयर बाय फैसिलिटेट सब्सिक्वेंट यूज़ एंड रिट्राइवल, और फिर हम उसका कभी भी यूज़ कर सकते हैं, उसको पुनः मतलब कभी भी दोबारा से रिट्राइव कर सकते हैं, उसका पुनर्वलोकन या उसको फिर से बुला सकते हैं। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है, अभी खाना खाया है इस वजह से, मतलब यॉर्निंग आ रही है, लेकिन नींद तो नहीं आ रही, अभी नहीं सोऊंगी। डायरेक्शन गिविंग, डायरेक्शन गिविंग में नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमको एक बच्चे को एक डायरेक्शन देना है, एक दिशा देनी है। तो अ स्ट्रेटेजी फॉर गिविंग स्टूडेंट्स एक्सप्लिसिट फीडबैक देने के लिए। एक्सप्लिसिट वाला कौन सा वाला? एक्सप्लिसिट वाला, इसका हिंदी मीनिंग प्रॉपर मुझे नहीं पता। स्ट्रेटेजी फॉर गिविंग स्टूडेंट्स एक्सप्लिसिट मीनिंग, एक्सप्लिसिट फीडबैक ऑन ग्रुप इंटरेक्शंस। बच्चों में ग्रुप इंटरेक्शन हुआ तो ग्रुप इंटरेक्शन हो के फिर उसको फीडबैक भी देंगे आपस में। प्रमोट पार्टिसिपेशन, और उससे क्या होगा? पार्टिसिपेशन बढ़ेगा एंड कोलैबोरेशन, और कोलैबोरेशन भी बढ़ेगा। जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, नाम से ही समझ में आ रहा है। द एबिलिटी फॉर अ स्टूडेंट टू परफॉर्म अ स्किल, कोई भी एक कौशल परफॉर्म करने की क्षमता स्टूडेंट की अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस में, चाहे वो कोई भी हो लेकिन वो परफॉर्म कर लेता है। द एबिलिटी टू अप्लाई स्किल, कोई भी स्किल है उसको कहीं पे भी अप्लाई कर लेना। इन अ डिफरेंट वे, रिस्पॉन्स, डिफरेंट वे में, रिस्पॉन्स में। जनरलाइजेशन एंड ऑल्सो टू कंटिन्यू, वही जनरलाइजेशन होता है, रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन, कि हम चीज़ों को कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास वो चीज़ है, हमारे पास वो स्किल है, और अब हम उसको कैसे भी कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर पाएँ, वो होता है जनरलाइजेशन, रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन। एंड ऑल्सो टू कंटिन्यू टू एग्जिबिट, और ये दिखाना द स्किल ओवर टाइम। मेंटेनेंस, वो कहलाता है मेंटेनेंस, कि कहीं पे भी अपना समय के साथ भूलना नहीं है, उसको वो मेंटेन करके रखना है, तो वो कहलाता है जनरलाइजेशन। फीचर एनहांसमेंट क्या है? अ फीचर इज़ न्यू फंक्शनैलिटी, मतलब हमें एक नया फीचर है, तो न्यू फंक्शनैलिटी दैट इज़ अ यूज़र कैन डू समथिंग न्यू, कुछ नया कर सकते हैं हम विद द सॉफ्टवेयर के साथ में। एन एनहेंसमेंट मेक्स, सॉरी मैंने हाथ भी नहीं रखा था। Enhancement makes doing something that was possible हो, makes doing something was possible simpler, उसको easy way में करना। more powerful, और adds somehow to existing functionality,
जो हमारे पास है उसमें कुछ नया सीखना, कुछ नया ऐड करना, वही कहलाता है फीचर एनहेंसमेंट। कि अपने आप को एनहेंस करना, हमारी जो स्किल्स हैं उनको एनहेंस करना। फॉलो आंसर्स टू रिसीव नोटिफिकेशन। और लास्ट में बचता है काइनेस्थेटिक मूवमेंट, यूज़ ऑफ काइनेस्थेटिक मूवमेंट। काइनेस्थेटिक मूवमेंट्स से क्या समझते हैं? तो काइनेस्थेटिक मूवमेंट मीन्स बॉडीली मूवमेंट। These bodily movements can be divided in mainly two parts, or in two parts, that is gross motor skills and fine motor skills। ग्रॉस मोटर मूवमेंट और फाइन मोटर मूवमेंट। तो ग्रॉस मोटर में किसका यूज़ होगा? लार्ज मसल्स का। और फाइन मोटर में किसका होगा? स्मॉल मसल्स का। तो एक्टिविटी बेस्ड है ये स्ट्रेटेजी कि बच्चों को एक्टिव रखना है, उनको योगा कराना है, वॉक खड़े होके कराना है। कोई चीज़, यदि कोई चीज़ में मन नहीं लग रहा है या नींद आ रही है तो आप खड़े होके कर लो, वार्म अप एक्टिविटी करवाओ, कुछ भी करना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि टीचिंग स्ट्रेटेजीज हैं क्या, मेथड्स और टेक्निक्स हैं बच्चे के सपोर्ट के अकॉर्डिंग। बच्चों को सपोर्ट देने के लिए उनके लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज और स्टेज ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग, जिस स्टेज में है, जिस स्टेज पे है बच्चा या जिस एज में है बच्चा, उसके अकॉर्डिंग कितनी स्ट्रेटजीज हैं? टास्क एनालिसिस, डायरेक्शन गिविंग, फीचर एनहेंसमेंट, जनरलाइजेशन, सेल्फ वर्बलाइजेशन, प्री टीचिंग, को एक्टिविटी। तो ये हो गई ना ये, ठीक है, ओके। For today this much only. Thank you. Till the next time. Bye bye. Take care.